हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज की इस क्लास में हम आप लोगों को भारत के संवैधानिक इतिहास के क्रम में 1786 का अधिनियम पढ़ाने वाले हैं। इसके बाद आपको हम 1793 का चार्टर एक्ट बताएंगे। इसके बाद फिर हम आपको 1813 का चार्टर एक्ट बताएंगे। मतलब जो आज की हमारी क्लास है इसमें कुछ टॉपिक होंगे। कौन कौन से टॉपिक होंगे उसको आप जान लीजिए। 1786 का जो हमारा एक्ट है, ठीक है, 1786 का अधिनियम, इसको बताएंगे। इसके बाद 1793 का जो आपका चार्टर एक्ट है उसके बारे में A to Z बताएंगे। और उसके बाद हमारा जो 1813 का जो चार्टर एक्ट है उसके बारे में हम पूरे विस्तार के साथ आज की क्लास में आपको पूरा नोट्स बनवाएंगे, A to Z लिखवाएंगे, इसकी फ्रेमिंग भी करवाएंगे और परीक्षा के दृष्टिकोण से जितने महत्वपूर्ण बिंदु होंगे यहाँ के सबको हम क्या करेंगे, सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए हेडिंग आप लोग बना लीजिए। पहले इसमें देखो, ये टॉपिक पढ़ाने में हमारा जो प्रक्रिया है क्या है, सबसे पहले हम नोट्स लिखवाते हैं आपको। लिखवाने के बाद उस नोट्स की हम आपको फ्रेमिंग करवाते हैं जिससे वो टॉपिक आपका क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ठीक है सर, पहले समझाते हैं उसके बाद फ्रेमिंग करवाते हैं। जी हाँ, वही ना, पहले लिखवा के समझा के फिर फ्रेमिंग करवाएंगे लास्ट में, जिससे आपको कोई समस्या ना हो। क्लियर? तो सबसे पहले आप लोग लिखिए, क्योंकि जब आप लिखते हैं ना थोड़ा उससे परिचय आपका प्राप्त हो जाता है। ठीक, हमारे सर कॉन्सेप्टुअल पढ़ाते हैं, कॉन्सेप्ट पे जोर देते हैं। जी हाँ, ये तो सब लोग जान रहे हैं, आप भी जानते हैं, ये भी जान रहे हैं। चलिए, कॉन्सेप्ट पर ही हम चाहते हैं कि हमारा पूरा भारत कॉन्सेप्ट पे चले, जिससे हमारे भारत में नोबेल प्राइज मिले। हमारा भारत बहुत क्यों और कैसे बताते हैं सर क्लास में, जी जी कोई जी चीज क्यों हुआ, जी कैसे जी, हुआ। यस यस यस। चलिए नोट करिए, हेडिंग बनाइए। 1786 का अधिनियम, 1786 का अधिनियम लिखिए। इस अधिनियम के द्वारा, एक छोटा सा अधिनियम था, अधिकार देने के लिए था गवर्नर जनरल को, बस इसी के लिए बुलाया गया था। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को, इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में, इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में, इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में, विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त करके, अपने परिषद के निर्णय को निरस्त करके, विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त करके, अपने निर्णय को, अपने परिषद के निर्णय को निरस्त करके अपने निर्णय को लागू करवाने का अधिकार प्रदान किया गया, अधिकार प्रदान किया गया, अधिकार। फिर से इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त करके, अपने परिषद के निर्णय को निरस्त करके अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। ठीक, ये चीज लागू 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 करने हैं कि लागू करवाने हैं? हाँ, लागू करवाने का मतलब लागू करे या करवाए, ठीक है, लागू करवाने का अधिकार प्रदान किया गया। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, चिंता मत करो, एक एक चीज बताऊंगा। लागू करवाने का अधिकार प्रदान किया गया, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट लिखिए, इसमें क्या किया गया। 1786 के इस अधिनियम के द्वारा, दूसरा पॉइंट नोट करिए, 1786 के इस अधिनियम के द्वारा, 1786 के इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को, गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की भी, गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की भी शक्तियां प्रदान की गई। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की भी शक्तियां प्रदान की गई, प्रधान सेनापति की भी शक्तियां प्रदान की गई। नोट लिखिए, नोट। ये दोनों शक्तियां सर्वप्रथम, ये दोनों शक्तियां सर्वप्रथम, ये दोनों शक्तियां सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्राप्त किया। ये दोनों शक्तियां सर्वप्रथम
लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्राप्त किया। ये स्टार बना लीजिए, बार बार पूछा गया है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्राप्त किया। किसने प्राप्त किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्राप्त किया। चलिए अब हम लोग इसको समझते हैं, इसमें क्या प्रावधान किया गया, इसका मतलब क्या। ये जो 1786 का अधिनियम है, पिट्स इंडिया एक्ट के क्या आया, बाद आया। पिट्स इंडिया एक्ट का अधिनियम कब आया था? 1784 में आया था। कल की क्लास में मैंने आपको विस्तार पूर्वक बताया था उसमें क्या क्या हुआ था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था, कंपनी में द्वैध शासन चालू हुआ था, सब बताया था आपको। अब उसके 2 साल बाद ही जो कॉर्नवालिस थे ये क्या हुए, गवर्नर जनरल बन के आए और इन्होंने मांग किया कि हमको कुछ विशेषाधिकार चाहिए। विशेषाधिकार में इनको अधिकार क्या दिया गया, देखिए 2 अधिकार दिया गया। कितने अधिकार दिया गया? 2 अधिकार। जो इनका पहला अधिकार था, इनका जो पहला अधिकार था वो ये था कि जो इनकी परिषद थी, परिषद समझते हो ना, गवर्नर होता था उसमें, गवर्नर जनरल। तो 4 सदस्य, 4 से घटा के 3 कर दिया गया था पिट्स इंडिया एक्ट में, ध्यान जी सर, रखिएगा। पिट्स इंडिया एक्ट में, जी हाँ, गवर्नर जनरल थे और इनकी जो टीम थी उसमें सदस्य की संख्या कितनी थी? 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। तो होता क्या था कि ये बहुमत से निर्णय लेते थे, लेकिन कई परिस्थितियां ऐसी हो जाती थी कि कोई निर्णय तीनों लोगों ने मिलकर, चारों लोगों ने लिया और उस निर्णय में गवर्नर जनरल को ऐसा लगा कि ये निर्णय हमें नहीं मान्य है, हम अपना निर्णय लागू करेंगे। तो यहां पर जो 1786 का अधिनियम है, इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को अधिकार दिया गया कि परिषद के निर्णय को निरस्त करके, किसके निर्णय को? परिषद के निर्णय को, परिषद के निर्णय को निरस्त कर अपना निर्णय, जो ये जो उसने अपना अलग से कोई मत बना लिया है, अपना निर्णय क्या कर दे, अपना कानून लागू कर दे, अपना निर्णय लागू करवा दे, निर्णय लागू करवा दे। बात समझ में आई आप लोगों को? करवा दे। इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि जो गवर्नर जनरल है इसकी शक्ति में क्या कर दिया गया, अत्यधिक वृद्धि कर दी गई। शक्ति क्या कर दी गई, इसकी बढ़ गई। और ये प्रश्न आपसे यूपी पीसीएस और यूपीएससी दोनों में पूछा गया है। शक्ति में क्या कर दी गई, वृद्धि कर दी गई। जो गवर्नर जनरल है उसकी शक्ति में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। आप ही बताइए, जरा ध्यान देकर के बताइए, आप सोचिए। मैं आपको आपके घर का एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आप अपने घर में हो, आपके घर में आपके मम्मी पापा हैं, 2-3 भाई भी हैं, 3 भाई हैं और आप हैं। आपके मम्मी पापा ने आपको अधिकार दिया है कि आप लोग जो भी निर्णय लोगे अपने घर में, सब भाई बहन मिलकर लोगे। ये आपने क्या किया, एक कानून बनाया आपके माँ बाप ने। अब आप जो बड़े भाई हैं, आप ये चाहते हैं कि मान लो कोई निर्णय लिया तो जाता है, ठीक है, लेकिन कभी कभी हम वीटो करने का शक्ति हमको चाहिए। मतलब अगर हम चाह लें तो हम क्या कर देंगे, अगर हम चाह लें तो क्या कर सकते हैं, अगर हम चाह लें तो इस निर्णय को क्या कर सकते हैं, पलट सकते हैं और अपना निर्णय उस पर लागू करवा सकते हैं। नहीं समझे? मतलब अपनी सर्वोच्चता स्थापित कर सकते हैं। तो ये जो अधिनियम है आपका 1786 का एक्ट आया था, उसमें यह अधिकार दिया गया कि गवर्नर जनरल अपने परिषद के निर्णय को रद्द करके क्या कर सकता है, अपना निर्णय लागू करवा सकता है। क्लियर हो गई बात? पहली पॉइंट क्लियर हो गया। जी सर। दूसरा पॉइंट क्या कहा इसने, दूसरे पॉइंट को जरा ध्यान दीजिएगा। दूसरे पॉइंट में यह कहा गया, मैं इसको लिख करके बता रहा हूं। जो पहला पॉइंट था, अब ये जो दूसरा पॉइंट है, इस दूसरे पॉइंट में यह कहा गया, दूसरे पॉइंट में, कि जो गवर्नर जनरल है वो प्रधान सेनापति की भी शक्तियां क्या करेगा, हासिल करेगा। मतलब जो सेनापति होता था उस समय का, उसका भी अधिकार किसको मिल गया, प्रधान सेनापति का, गवर्नर जनरल को। प्रधान सेनापति की शक्ति किसे दी गई, गवर्नर जनरल को दी गई, गवर्नर जनरल को दी गई, जनरल को दी गई। सर पहले किसके पास था? इसके लिए अलग से पद होता था, एक सेनापति बनाए जाते थे, ठीक। अब लेकिन ये सारी शक्तियां किसको मिल गई, गवर्नर जनरल को मिल गई। तो बताओ अधिकार कितना बढ़ गया भाई। जाहिर सी बात है, यहां वीटो का अधिकार मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ, इस वाले पहले पॉइंट का मतलब वीटो एक प्रकार से कह लीजिए
कि वीटो कर सकता था वो, वीटो पावर, जैसे आजकल नहीं है आपको सुरक्षा परिषद वीटो पावर प्राप्त है कुछ देशों को, तो वीटो पावर मिल गया गवर्नर जनरल को, और प्रधान सेनापति की शक्ति भी इनको मिल गई। इस प्रकार से 1786 के अधिनियम में ये दो बातें महत्वपूर्ण हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, और ये आपके यूपीएससी, कहां पर आपके एग्जाम में, यूपीएससी में और यूपीपीएससी में और अन्य राज्य एग्जामों में बार बार क्या किया गया, पूछा जा चुका है। तो ये पॉइंट आप नोट डाउन करिएगा, इसको समझ जाइएगा। मतलब कि 1786 का जो अधिनियम लाया गया था, ये वास्तव में अधिकार में वृद्धि करने के लिए क्या किया गया था, लाया गया था। ठीक है भाई, दो ही से नियम लाया गया था। जी हाँ, बस ये दो ही चीजें थी, बस छोटा सा अधिनियम था ये, बस उसके अधिकारों को देने के लिए, क्योंकि वो जो कार्नवालिस आए थे, उन्होंने कहा कि हमको ये अधिकार चाहिए तभी हम भारत में जाएंगे, समझ गए, थोड़ा पावरफुल व्यक्ति थे। इनके लिए क्या कर दिया गया, वहां की सरकार ने, ब्रिटेन की सरकार ने उन्होंने क्या कर दिया, सम्राट में इसमें परिवर्तन करके उनको ये शक्तियां क्या कर दी, प्रदान कर दी। बात क्लियर हो गई आपको? आप इस पेज का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे आपको आगे चल के कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, और ये फ्रेमिंग आप अपने कॉपी में बना लिए होंगे, आपने लिख भी लिया और क्या कर लिया, फ्रेमिंग कर लिया। उसके नीचे एक पॉइंट में लिख लीजिए, ये दोनों अधिकार किसको मिले, सर्वप्रथम कार्नवालिस को मिले। किसको मिले, लिखे ना अभी। जी हाँ, ओके। अब चलिए अगला जो आपका टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम है, नाम उसका है 1793 का चार्टर एक्ट। क्या नाम है उसका, 1793 का चार्टर एक्ट। ध्यान दीजिएगा, 1793 का चार्टर एक्ट। कौन सा एक्ट आपको पढ़ना है अब, 1793 का चार्टर एक्ट। देखिए कहां पे है ये, यहां पे दिखा स्क्रीन पे आपको सिलेबस में, 1793 का चार्टर एक्ट। इसके 20 साल पहले एक चार्टर एक्ट और आया था, नाम क्या था उसका, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। और इसके 20 साल बाद कौन आएगा, 1813 आएगा 20 साल बाद। इसके 20 साल बाद कौन आएगा, 1833 आएगा। इसके 20 साल बाद कौन आएगा, 1853 आएगा। समझ गए, ये सारे के सारे जो एक्ट आएंगे कितने साल बाद आएंगे, 20 साल बाद। ठीक है, अगर जरूरी होगा तो बीच में कोई अधिनियम लाया जा सकता है, नहीं तो ये चार्टर एक्ट कब आएगा, 20 साल बाद। ये क्लियर हो चुका आपका, ये भी क्लियर हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब आज क्या है, 1793 का चार्टर एक्ट। तो आप लोग क्या करिए, हेडिंग बना लीजिए 1793 का चार्टर एक्ट। क्लियर है भाई? जी सर। जी हाँ, 1793 का चार्टर एक्ट। हेडिंग बनाइए अपने कॉपी में, 1793 का चार्टर एक्ट। का चार्टर एक्ट। सर क्लास में बहुत लोगों को बोले थे लाइव के लिए, बहुत लोग आए नहीं, इतने लोग थे, कहाँ चले गए सर? कई लोग मैसेज किए हैं हमको, सर जुड़ नहीं पा रहे हैं। अच्छा, तो हम सबको यहाँ क्लास में लाइव में कैसे जोड़ पाएंगे, है ना? जी, जिसको नहीं इतना आता है तो भाई हम सिखाएंगे तो है नहीं, बहुत सारी बातें बाद में ही संभव है। 1793 का चार्टर एक्ट लिखिए, 1793 का चार्टर एक्ट। सब लोगों ने हेडिंग बना लिया, क्यों जी, हेडिंग बन गई सबकी? तो ये 1793 का जो चार्टर एक्ट है, इसमें हम आपको आज ये बताएंगे कि इस एक्ट के क्या प्रावधान थे और इसके द्वारा आपके देश के संविधान के विकास में क्या योगदान दिया। ठीक, तो चलिए नोट करिए, पहले नोट करिए, उसके बाद इसको समझिए, फिर क्या करिए, चार्टिंग करिए। ये चीजें कराएंगे तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। लिखिए इसमें, 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा, 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी के अधिकारों को, भारत में कंपनी के अधिकारों को 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी के अधिकारों को 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया।
20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। मतलब अब कंपनी भारत में 20 साल और शासन प्रशासन करेगी। 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट अजय कुमार प्रजापति, आप अपना माइक म्यूट करके रखिए। दूसरा पॉइंट, बोर्ड ऑफ कंट्रोल या नियंत्रक मंडल के सदस्यों का वेतन, नियंत्रक मंडल, इसमें सदस्य संख्या कितनी थी बताइए? 6 थे सर। 6 गुड, याद है, बहुत अच्छी बात है। नियंत्रक मंडल के सदस्यों का वेतन अब भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। नियंत्रक मंडल के सदस्यों का वेतन भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था की गई। किससे व्यवस्था की गई? भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था की गई। 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 मतलब क्या हुआ? मतलब संस्था है ब्रिटेन की, रहती है ब्रिटेन में, वेतन कहां से मिलेगा? भारत के राजस्व से मिलेगा। समझो, आगे चलकर के यही जो दादा भाई नौरोजी आएंगे नहीं कहेंगे कि धन बहिर्गमन का जो सिद्धांत है, बहिर्गमन, धन का क्या किया जाएगा? भारत से बहिर्गमन किया जाएगा। तो आगे चल के इसमें विरोध होगा तो ये लोग इसको वापस लेंगे। ठीक है, आगे लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए, नया लिखिएगा। ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों में, इस संविधान के लिए उल्लेखनीय पॉइंट है, ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों में लिखित विधियों के द्वारा प्रशासन की नींव डाली गई। लिखित विधियों के द्वारा प्रशासन की नींव डाली गई। लिखित विधियों के द्वारा प्रशासन की नींव डाली गई तथा सभी कानूनों तथा, सर एक बार रिपीट कर दीजिए सर। लिखिए, ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों में लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की नींव डाली गई। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। लिखित विधियों के द्वारा प्रशासन की नींव डाली गई तथा सभी कानूनों की व्याख्या का अधिकार न्यायालय को दिया गया। सभी कानूनों की व्याख्या का अधिकार न्यायालय को दिया गया। सभी कानूनों की व्याख्या का अधिकार न्यायालय को दिया गया। समझिएगा आप लोग इस बात को थोड़ा सा। इसमें हम कहना क्या चाह रहे हैं आपसे? मतलब ये हुआ कि भारत में इस अधिनियम के पहले, जितेंद्र माइक आप रखिए, आप। अब देखिए क्या है, इस कानून के पहले भारत में कोई लिखित कानून नहीं था कि कोई लिखित संविधा हो, उसके अनुसार प्रशासन चलाया जाए। जैसे आप लोग पुलिस कानून जानते हैं, आईपीसी के द्वारा चलता है, नहीं चलता है? या फिर जो राजस्व वाली प्रणाली है, आप जानते हैं कि उसके लिए भी कानून बनाया गया है। तमाम जो चीजें, सबके लिए कानून बनाया गया है। तो इस अधिनियम के द्वारा जो 1793 का चार्टर एक्ट था, उसके द्वारा यह प्रावधान किया गया कि भारत में अब क्या होगा, जो भी प्रशासन चलेगा वो लिखित नियम के अनुसार चलेगा, नियमबद्ध हो गया। मतलब आपके संविधान की एक आधारशिला रख दी गई। समझ गए? इसलिए ये पॉइंट क्या हो गया, महत्वपूर्ण हो गया। इसको आप लोग स्टार बना लीजिए। आपसे परीक्षा में अगर पूछा जाएगा तो ज्यादातर लोग इसे गलत कर सकते हैं, नहीं पता होगा तो। साथ ही साथ इसमें एक प्रावधान और किया गया। वो क्या किया गया? जो भी कानून बनेगा वो सही है कि गलत है, उसकी व्याख्या कौन करेगा? न्यायालय करेगा। जैसे आज भी अपने देश में ही व्यवस्था लागू है। ये व्यवस्था आज भी अपने देश में लागू है। आपको कहां मिली? यहां से मिली, 1793 से मिली। मतलब अगर कोई आपके देश में कानून बनता है, वो कानून सही है कि नहीं सही है,
इसका जो लेखा जोखा है आपको कौन देता है? न्यायालय देता है। समझ गए? तो इसकी भी व्यवस्था आपको कहां से दी गई? 1793 के चार्टर एक्ट से दी गई। इसी कारण से ये अधिनियम आपके लिए बहुत बहुत क्या हो जाता है? महत्वपूर्ण हो जाता है। बातें समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है, तो ये 2 प्रावधान इसमें क्या किए गए? 3 प्रावधान आप में इसमें किए गए। तो ये जो प्रावधान है, इन प्रावधानों को हम क्या करते हैं, आपको अब चार्टिंग के माध्यम से समझाते हैं और 1793 का जो चार्टर एक्ट है इसका महत्व आपको पूरा बता देते हैं। क्लियर भाई? तो आ जाइए देखिएगा इसमें क्या किया गया कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, क्या था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल समझते होंगे आप, नियंत्रक मंडल। जी सर। जी हाँ, पहला इसमें जो प्रावधान किया गया नियंत्रक मंडल। ये जो नियंत्रक मंडल था ब्रिटिश सम्राट के अधीन होता था। किसके अधीन था ये? ब्रिटिश सम्राट, जिसको हम बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहते हैं। नियंत्रक मंडल, नियंत्रक मंडल के सदस्यों का वेतन, सदस्यों का वेतन आप लोग नोट करते रहिए इसको, सदस्यों का वेतन, यही सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में पूछा जाएगा। सदस्यों का वेतन किससे दिया जाने लगा? भारतीय राजस्व। भारतीय राजस्व, जी हाँ, भारतीय राजस्व, जी हाँ, राजस्व दिया जाने लगा। जी हाँ, भारतीय राजस्व से। ठीक, ये प्रावधान किया गया। सदस्यों की संख्या कितनी थी भाई? संख्या इनकी कितनी थी? 6 थी। ठीक है, 6 थी सर। 6 यहां मैंने मेंशन कर दिया, 6 थे। जी हाँ। अब दूसरा प्रावधान क्या किया गया, इसको जरा जानो। जो दूसरा प्रावधान था उसको जानो। दूसरा प्रावधान ये किया गया कि ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों में, ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र समझते हैं ना, मतलब जहां जहां ब्रिटिश का क्या था? शासन था। ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों में, ब्रिटिश मतलब जहां पे ब्रिटेन का अधिकार था भारत में, ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों का प्रशासन, का प्रशासन, ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों का प्रशासन लिखित विधि द्वारा, किस विधि द्वारा? लिखित, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, लिखित विधि द्वारा किया जाना प्रारंभ। ठीक, इसके बाद तीसरा प्रावधान क्या हुआ? तीसरा प्रावधान क्या हुआ उसको भी समझिएगा। कानून व्याख्या का अधिकार न्यायालय को, जी हाँ, दिया गया। जी हाँ, जो कानून की व्याख्या का अधिकार था किसको दिया गया? न्यायालय का, न्यायालय को। जी हाँ, कानून की व्याख्या का अधिकार, किसको दिया गया? न्यायालय को। देखो मैं इतनी बार इसको बोल दे रहा हूं कि आपको अपने आप क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। न्यायालय को। क्यों भाई? 1793 की एबीसीडी पता हो गई आपको? नहीं पता होगी? बताओ, एबीसीडी बता दी कि नहीं इसकी पूरी टोटल, कुछ भी नहीं छूटा। नोट भी बनवा दिया, फ्रेमिंग भी करवा दिया, एक्सप्लेन भी कर दिया। नोट कर लो सब लोग, बोलो जी। नोट हो गया है। जी हाँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। क्या कर लीजिए? स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। अगर आपसे 1793 के चार्टर एक्ट का कोई भी प्रश्न पूछेगा तो जाहिर सी बात उसमें 3 बातें है, ये तीनों बातें आपको क्या चल गई? पता चल गई। अब कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी और भी उसमें प्रावधान थे जो कि हमारे लिए जरूरी नहीं है। जो मुख्य प्रावधान थे जो हमको महत्वपूर्ण है वो चीजें आपको मैंने क्या कर दी? नोट करवा दी। क्लियर? अब इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट या राजलेख, इस पे चलेंगे हम लोग। 1813 ईस्वी का राजलेख, हेडिंग बनाइए आप लोग, 1813 ईस्वी का राजलेख। देखिए यहां पर आपको दिख रहा है 93 हो गया, अब 1813 का राजलेख, 1813 ईस्वी का राजलेख। हाँ, 20 वर्ष बाद आया ये। जी हाँ, देखिए 20 वर्ष तक बढ़ाया गया था ना उससे। 1793 में तो यही आपको बताया गया कि अधिकार कितना वर्ष बढ़ा दिया गया? 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया।
अब जब 20 वर्ष के लिए अधिकार बढ़ा दिया गया तो जाहिर सी बात है क्या होगा, अब 1813 का जो राज्यलेख होगा उसी के द्वारा सारी चीजें होंगी। ठीक, 1813 का राजलेख। क्यों भाई, देखिए मैं आपके साथ ही साथ इसमें चेंजिंग कर दे रहा हूं आपके साथ लाइव समझ गए, क्योंकि समय थोड़ा अभाव हो जाता है स्लाइड बनाने के लिए, लेकिन फिर भी कोई समस्या मैं आने नहीं दूंगा आपको। क्लियर हो गई बात? स्लाइड की जरूरत ही नहीं पड़ती है। क्या हुआ? हमको हमें स्लाइड की जरूरत ही जी नहीं हाँ, पड़ती है। स्लाइड की जरूरत नहीं पड़ती बहुत ज्यादा, इसलिए कोई समस्या की बात नहीं है भाई। जब हमको लिखाना लिख के समझाना तो स्लाइड क्या होगा। आगे बढ़े। अब आपको 1813 के जो राज्यलेख था उसमें क्या क्या प्रावधान किया गया इसके बारे में जानना है, और थोड़ा सा ये महत्वपूर्ण भी है क्योंकि शिक्षा उच्छा के लोग बंद यहाँ पे क्या किए गए कि भारतीय लोगों की शिक्षा का भी क्या किया, अंग्रेजों ने ध्यान दिया कि भारत में शिक्षा के लिए कुछ किया जाए और तमाम चीजें, इसीलिए अधिनियम क्या थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए नोट डाउन करिए पहले, उसके बाद इसको एक्सप्लेन करते हैं। लिखिए, 1813 के राजलेख के द्वारा 1813 के राजलेख के द्वारा कंपनी के ऊपर कुछ प्रतिबंध लगाए गए, जैसे कि व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया, जैसे कि व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया। जैसे कि व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया। समझ लीजिए थोड़ा सा, ये जो चार्टर एक्ट है ना 1813 का, इसमें ये किया गया, इसके पहले नियम ये था कि ब्रिटेन के जितने लोग हैं सब लोग भारत में व्यापार नहीं कर सकते। व्यापार सिर्फ कौन करेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी। अब जाहिर सी बात है, अगर व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी तो जो अन्य नागरिक हैं ब्रिटेन के, वो क्या हो गए, अपने मूल अधिकार से वंचित हो गए, क्योंकि उनको भी अधिकार है, वो भी व्यापार कर सके, भारत से लाभ कमा सके। तो ब्रिटेन के सम्राट ने यह प्रावधान कर दिया कि जो मतलब व्यापार का अधिकार है उसको हम क्या करते हैं, उसको प्रतिबंधित करते हैं, आपका एक अधिकार समाप्त करते हैं। आप व्यापार तो करेंगे लेकिन अन्य लोग भी क्या करेंगे, व्यापार करेंगे, मतलब कंपटीशन में आपको आना पड़ेगा। क्लियर? इसके अलावा ईसाई मिशनरियों को भारत में आने की अनुमति दी गई कि वो लोग जाएं भारत में धर्म का क्या करें, ईसाई धर्म का प्रचार करें। इसके अलावा क्या किया गया, भारत में शिक्षा के लिए क्या किया गया, प्रावधान किया गया। ये सारे गुणधर्म मैं आपको नोट डाउन करवाने चल रहा हूं। लिखिए, 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट की विशेषताएं निम्न हैं। 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट की विशेषताएं निम्न हैं। उसे चाहे चार्टर कहो या राजलेख, दोनों बात बराबर है। अंग्रेजी में चार्टर, हिंदी में राजलेख। 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट की विशेषताएं निम्न हैं। लिखिए, इस एक्ट के द्वारा पहला जो मतलब इसमें इसका गुण है, क्या किया गया कंपनी के लिए, इस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के, इस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को, इस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर सभी ब्रिटिश नागरिकों को, व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर सभी ब्रिटिश नागरिकों को व्यापार करने का अधिकार दिया गया। सभी ब्रिटिश नागरिकों को व्यापार करने का अधिकार दिया गया। सभी ब्रिटिश नागरिकों को व्यापार, एक बार रिपीट कर दीजिए पहला पॉइंट से। 1813 ईस्वी के राजलेख के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक चार्टर एक्ट की विशेषताएं। जी हाँ वही। आप अगर पिछड़ गए हैं तो आप अब
रिकॉर्डिंग से इसको नोट करते तो ज्यादा बेहतर रहता है ना, क्योंकि सबका समय इस एक अभी लास्ट पॉइंट बोले सर। जी हाँ, वही हाँ पॉइंट हाँ, आप नोट कर इस लीजिए। एक्ट के द्वारा इस इस एक्ट एक्ट के द्वारा जी हाँ, मैं बोल रहा हूं, सुनिए। इस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के इस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया तथा तथा सभी ब्रिटिश नागरिकों को व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया गया तथा सभी ब्रिटिश नागरिकों को व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया गया। ध्यान दीजिएगा कि अगर एक बार आप रिपीट करवाते हैं ना, तो हम क्योंकि वाक्य बना के बोलते हैं तो थोड़ा सा समस्या हो जाएगी। सेम टू सेम आपका मतलब वो रिवाइज नहीं होगा। क्लियर? तो बेहतर यही होगा कि अगर आप पिछड़ जाते हैं तो इसको छोड़ करके हमसे क्लास का लिंक ले लीजिएगा। बाद में आप यूट्यूब से देख करके क्या करिएगा, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है? और सर 1813 के राज्य में वो क्या कहते हैं, जो गवर्नर जनरल कौन थे? अब गवर्नर जनरल का जब हम लिस्ट आपको पूरा पढ़ाएंगे, सब कुछ समझाएंगे, उस समय आपको सारी चीजें बताएंगे। ठीक है? अभी गवर्नर जनरल को ऐसे करके आप पढ़ेंगे तो आप कुछ समझ नहीं पाएंगे विशेष तौर पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले इस पॉइंट को नोट करिए क्योंकि वो अलग टॉपिक है। अभी इसको बीच में मत लाइए क्योंकि नहीं तभी समाप्त नहीं हो पाएगा। आगे लिखिए। परंतु परंतु चीन के साथ चाय का व्यापार। जी हाँ, परंतु चीन के साथ चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। परंतु चीन के साथ चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। मतलब क्या हुआ? ये जो कंपनी थी आपकी, इसका जो चीन के साथ मतलब एकाधिकार था वो क्या रहा? बना रहा। बात समझ रहे आप लोग? जी सर। जी हाँ, जी सर। इसके बाद क्या चीजें हुई उसको भी थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। अगला पॉइंट लिखिए। अगला पॉइंट, इस चार्टर एक्ट के द्वारा पहली बार भारत में ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की अनुमति दी गई। ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की अनुमति दी गई। मतलब क्या हुआ? ईसाई मिशनरी क्या होता है सर? मिशनरी का मतलब होता है दूत मंडल। जैसे आपके हिंदू धर्म वाले समूह में जाएं किसी देश में और वहां के लोगों को समझा बुझा दें कि भैया हमारा धर्म बहुत अच्छा है, हमारे भगवान बहुत अच्छे हैं, अगर इस धर्म में आओगे तो आपका कल्याण होगा, आपकी भलाई होगी, आपको ये फायदा होगा। तो वहां के लोग अगर अपना धर्म छोड़ करके ईसाई बन जाते हैं या हिंदू बन जाते हैं, इसी को ईसाई मिशनरी कहा जाएगा। मतलब उनका मिशन है अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना। समझ गए? ओके थैंक्स सर। ओके थैंक्स। ओके चलिए आगे लिखिए। अगला पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। लिखिए, भारतीयों की शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। भारतीयों की शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। ठीक, आगे लिखिए। अगला पॉइंट, स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाओं को
करारोपण करने का अधिकार दिया गया। करारोपण मतलब कर वसूलने का अधिकार दिया गया। स्थानीय स्वायत्त शासित संस्थाओं को, स्थानीय स्वायत्त शासित संस्थाओं को करारोपण मतलब टैक्स वसूलने का अधिकार दिया गया। स्थानीय स्वायत्त शासित संस्था का मतलब क्या है? जो ग्राम थे या तहसील तालुका थे छोटे छोटे उस समय के, उनको अधिकार दिया गया कि आप लोग टैक्स क्या कर सकते हैं? वसूल सकते हैं और उससे अपना खर्चा चला सकते हैं। जो उसके अधिकारी कर्मचारी थे उनका वेतन इत्यादि क्या कर सकते हैं? दे सकते हैं। इसका प्रावधान आपको कहां मिलेगा? 1813 के राजलेख में मिलेगा। कुछ प्रावधान और है, उसको लिख लीजिए। देखिए, इस राजलेख के द्वारा कंपनी को इस राजलेख के द्वारा कंपनी को गवर्नर जनरल, इस राजलेख के द्वारा कंपनी को गवर्नर जनरल कामा गवर्नरों, जो राज्यों में रहते थे गवर्नर जनरल कामा गवर्नरों तथा प्रधान सेनापतियों की नियुक्ति के लिए, प्रधान सेनापतियों की नियुक्ति के लिए प्रधान सेनापति की नियुक्ति के लिए ब्रिटिश सम्राट की अनुमति अनिवार्य कर दी गई। ब्रिटिश सम्राट की अनुमति अनिवार्य कर दी गई। नियुक्ति के लिए ब्रिटिश सम्राट की अनुमति अनिवार्य कर दी गई। ब्रिटिश सम्राट की अनुमति अनिवार्य कर दी गई। इसका मतलब क्या हुआ? समझिए इस बात को। मतलब अनुमति अनिवार्य कर दी गई। मतलब जो ब्रिटिश सम्राट थे उनकी दखलंदाजी कहां बढ़ गई? कंपनी में और अधिक बढ़ गई। उसके पहले राजनीतिक अधिकार पहले ले लिए थे लोग, जो राजनीतिक अधिकार था कंपनी से पहले ले लिए थे। अब क्या किया गया? इस अधिनियम में 1813 में आकर के इनसे कहा गया कि आप लोग क्या करिए, अगर आपको गवर्नर जनरल नियुक्ति करना है, किसी को गवर्नर बनाना है भारत में, किसी को प्रधान सेनापति बनाना है, तो आप क्या करेंगे? पहले सम्राट से अनुमति लेंगे तब आप बना पाएंगे, वरना आप बना नहीं पाएंगे। मतलब अब सारा कार्य जो भी इनको करना है, अगर सम्राट अनुमति देंगे तभी आप कर पाएंगे, अन्यथा आप कर नहीं पाएंगे। मतलब अधिकार कम किया गया कंपनी का, क्योंकि धीरे धीरे इनका कार्य यह है कि कंपनी का अधिकार खत्म करके क्या किया जाए? पूरे तरीके से भारत को अपने हाथों में ले लिया जाए। और ऐसा ही 1858 में कर लेंगे। कब करेंगे? 1858 में। चलिए थोड़ी सी बात और लिखिए। इस राजलेख के द्वारा, अगला पॉइंट, इस राजलेख के द्वारा कलकत्ता, बंबई और मद्रास, इस राजलेख के द्वारा कलकत्ता, बंबई और मद्रास की सरकारों के द्वारा, इस राजलेख के द्वारा कलकत्ता, बंबई तथा मद्रास सरकारों द्वारा बनाए गए कानून, कलकत्ता, बंबई तथा मद्रास सरकारों द्वारा बनाए गए कानून का अनुमोदन, बनाए गए कानून का अनुमोदन, बनाए गए कानून का अनुमोदन ब्रिटिश संसद द्वारा अनिवार्य कर दिया गया। ब्रिटिश संसद द्वारा अनिवार्य कर दिया गया। ब्रिटिश संसद द्वारा अनिवार्य कर दिया गया। समझ में आई बात? मतलब यह हुआ कि अगर जो राज्य थे उस समय के अंग्रेजों के, जैसे बंबई था, मद्रास था, ये सब था, यहाँ के जो राज्य के मुख्यमंत्री जैसे आज है, उसमें राज्यपाल हुआ करते थे। ठीक, जो राज्यों के राज्यपाल थे, अगर कोई कानून बनाते हैं अपने राज्य के लिए तो उसका अनुमोदन कौन करेगा? ब्रिटिश संसद करेगी, ब्रिटिश सरकार। जी हाँ, ब्रिटिश सरकार यदि उसको पास करेगी तभी वो कानून भारत में लागू होगा, अन्यथा लागू नहीं होगा। इतने सारे प्रावधान 1813 के इस अधिनियम में किए गए। चलिए इसकी हम चार्टिंग आपको करवा देते हैं, सारी चीजें आपको बता देते हैं, जिससे आपकी सारी समस्या क्या हो जाए? सॉल्व हो जाए। क्यों भाई? ठीक, देखिए इसमें क्या किया गया। इस अधिनियम में जो प्रावधान किए गए, मैं उसका सबका करता हूं। पहला प्रावधान क्या है? पहला प्रावधान में यह है कि जो कंपनी का जो अधिकार है, कौन सा अधिकार? व्यापारिक अधिकार। कैसा अधिकार? व्यापारिक अधिकार। जो व्यापार का अधिकार है, व्यापार का एकाधिकार, एकाधिकार
भारत से समाप्त, भारत में समाप्त कर दिया गया, भारत में समाप्त कर दिया गया। ठीक, इसका मतलब यह हुआ कि अब सिर्फ कंपनी अधिकार व्यापार नहीं करेगी भारत में, ब्रिटेन के जितने लोग हैं सारे नागरिक आके यहाँ पे करेंगे। लेकिन क्या हुआ, लेकिन चीन में, कहां पर, चीन में चाय के व्यापार का एक अधिकार बना रहा, चाय के व्यापार का एकाधिकार बना रहा। क्लियर पॉइंट हो गया आपको, पहला पॉइंट, जो कि एक बहुत बड़ी बात थी भाई। जो आपको इतना मलाई खाने को मिल रहा था अकेले अकेले, अब पूरे ब्रिटेन वाले मलाई खाएंगे, आप अकेले नहीं खा पाएंगे। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, दूसरा पॉइंट, जो ईसाई मिशनरी थे, कौन थे, ईसाई लोग जो धर्म प्रचारक थे, ईसाई धर्म प्रचारक, में लिख देता हूं डायरेक्ट, धर्म प्रचारकों को अनुमति दी गई, इनको अनुमति दी गई कि भारत में जाओ और क्या करो, अपने धर्म का क्या करो, प्रचार करो। तीसरा पॉइंट क्या है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरा पॉइंट यह है, भारत में 1813 के राजलेख द्वारा भारत में प्रतिवर्ष शिक्षा पे, किस पर, शिक्षा पर 1 लाख खर्च किया जाएगा, 1 लाख खर्च किया जाएगा। क्लियर हुआ भाई, मतलब जो भारत है वहां पे जो लोग शिक्षित नहीं हैं, इनकी शिक्षा पर प्रत्येक साल 1 लाख रुपए खर्च होगा। उस समय का 1 लाख आज के 1 अरब के क्या होगा, बराबर होगा। इतना पैसा ये लोग अंग्रेज खर्च किए भारत में शिक्षा के लिए। इनका मतलब था कि भारत वाले क्या हो जाएं, शिक्षित हो जाएं, जिससे भारत में भी क्या हो जाए, ज्ञान बढ़ जाए और लोग एक दूसरे की बातों को समझ सकें। उनका मुख्य उद्देश्य था कि हमको कर्मचारी मिल सके। ठीक है, ठीक। इसके अलावा जो चौथा बिंदु था, जो स्थानीय स्वायत्त शासी समझते हैं आप लोग, स्वायत्त शासी, ऑटोनॉमस, जी हाँ, स्वायत्त शासी संस्थाओं को करारोपण का अधिकार दिया गया, करारोपण का अधिकार दिया गया। क्लियर, देखो इसमें क्या क्या किया गया, मैंने सारा प्रावधान आपकी स्क्रीन पर शो करा दिया है। आप लोग क्या करिए, इसको नोट कर लीजिए और साथ ही साथ इसका क्या कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, सारा का सारा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। हाँ जी, बोलिए, क्या कह रहे हैं आप? सर ये स्वायत्त शासी संस्थाओं का मतलब क्या हुआ, एक बार बताएंगे सर? स्वायत्त शासी का मतलब एक ऐसी संस्था जो अपने ऊपर स्वयं से शासन करता हो, उसके ऊपर किसी और का अधिकार ना हो, इसको स्वायत्त शासी कहते हैं, ऑटोनॉमस कहते हैं। ठीक, स्वतंत्र कहते हैं एक प्रकार से। इन लोगों ने क्या किया, ग्राम सभाओं को या छोटे लेवल के जो छोटे छोटे मतलब वो थे, उनको स्वतंत्रता दे दी थी अंग्रेजों ने, कि चलो आप लोग स्वतंत्र हो, अपने हिसाब से अपने यहाँ का प्रशासन डील करो, क्योंकि उनसे कर तो उनको मिल जाता था, बाकी प्रशासन उनको दे दिया कि अगर आपको प्रशासन चलाने के लिए कुछ पैसे की जरूरत है तो अपने गांव में क्या कर लो, चुंगी लगा लो, टैक्स लगा लो, लोगों से कुछ पैसा वसूल लो और उससे अपना काम क्या करो, चलाओ। ठीक है, तो इस प्रकार से 1813 के राजलेख का सारा गुणधर्म मैंने आपको बता दिया। इसका गुणधर्म एक बार फिर से सुन लीजिए। इसमें कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था उसे समाप्त कर दिया गया। अब ब्रिटेन के सभी नागरिक भारत के साथ व्यापार कर सकते थे, लेकिन चीन के साथ इसका एकाधिकार क्या रहा, बना रहा। दूसरा पॉइंट, भारत में ईसाई मिशनरियों को अनुमति दी गई कि आप लोग जाइए भारत में धर्म प्रचार कीजिए। ठीक। तीसरा पॉइंट, शिक्षा पर 1 लाख रुपए का क्या किया गया, प्रतिवर्ष खर्च करने का प्रावधान किया गया कि भारत में शिक्षा का बढ़ावा दिया जाए, आधुनिक शिक्षा भारतीयों को दी जाए।
चौथा पॉइंट, जो स्वयं शासित संस्थाएं थी, उन स्वयं शासित संस्थाओं को क्या किया गया, ये अधिकार दिया गया कि आप लोग करारोपण कीजिए और अपना खर्चा स्वयं चलाइए। ठीक, ये मुख्य प्रावधान थे जो आपके एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है एकाधिकार, उस पर स्टार बना लीजिए उस पॉइंट पर। शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च किया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर कर लीजिए। और जो स्वयं शासित संस्थाएं हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ ईसाई मिशनरी भी इंपॉर्टेंट है। मतलब कुल मिला के ये कह सकते हैं ये पूरा अधिनियम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहां से बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से आज मैंने आपको कितने अधिनियम पढ़ा दिए? मैंने शुरुआत में जो आपसे वादा किया था 3 अधिनियम पढ़ाने का, कौन कौन सा? 1786 का अधिनियम, 1793 का चार्टर एक्ट और 1813 का चार्टर एक्ट मैंने विस्तार के साथ आपको बता दिया। अब 1813 का राजलेख है। जी हाँ, राजलेख, चार्टर एक्ट बात होता है, चार्टर। जी हाँ, चार्टर एक्ट राजलेख एक होता है। ठीक है, तो 1813 का जो चार्टर एक्ट या राजलेख है, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको प्रदान कर दी गई। अब कल की क्लास के लिए हेडिंग बना लीजिए आप लोग, 1833 का राजलेख, जो 20 साल बाद आएगा। 1833 का राजलेख, 1833 का राजलेख, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं, आपको मैं सारी जानकारी कल प्रदान करूंगा। तो बताइए, यहां तक क्लियरिटी आ गई आपको क्लास की? कैसा लगा? बहुत अच्छा सर। अजय कुमार बताइए, आज की क्लास कैसी लगी आपको? अरे हमें तो अच्छा लग रहा है बहुत। के चेहरे की खुशी बता रही है कि बहुत संतुष्ट हुई है ना? और आप लोग भाई ऑफलाइन में इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, आप देख पा रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं। जी 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 जी, कोई डिफरेंस नहीं। ये एक नहीं बहुत ज्यादा हमको नहीं लग रहा है। नहीं, क्या उससे ज्यादा फायदा है? आप जब पढ़ेंगे ना सारी क्लास, तब आपको समझ में आएगा। एक दिन से समझ नहीं आता। जैसे ज्योग्राफी क्लास आप करोगे, उसमें जो फिगर बना देता हूँ, जो फिगर दिखा देता हूँ, वो सारी चीजें आपको ऑफलाइन क्लास में पॉसिबल नहीं होती है, नहीं हो पाता उसको। अब जैसे आप चक्रवात पढ़ा रहे थे आज, उसमें बनाने में प्रॉब्लम हो रही थे। जी 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 जी, यहाँ चक्रवात तो आपको घूमता हुआ दिखा देंगे हम। लो भाई, घूम रहा है, देख लो। है ना, कोई समस्या नहीं। और असलम जी बताइए, कुछ कहना चाहते हैं आप? नहीं सर, नहीं। किसी कुछ कहना आज की क्लास के लिए? नहीं सर, थैंक यू सर। सबको समझ में आ गया? किसी कोई समस्या हो, दुख परेशानी हो तो आप बोल सकते हैं।